जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ओएनजीसी ने 925 करोड़ रुपए में पीटीसी की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने की बोली जीती। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार का विस्तार करने के लिए 925 करोड़ रुपए में पीटीसी इंडिया लिमिटेड की पवन ऊर्जा इकाई का अधिग्रहण करने की बोली जीत ली है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने फिर से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। लेज ब्रांड की स्वामित्व रखने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया ने आज यहां यह घोषणा करते हुए कहा कि पूरे देश को एक धागे में पिरोने वाले क्रिकेट के आनंद को बढ़ाते हुए लेज ने बेहतरीन और सबसे पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर अपने साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ा है। फसल बीमा पोर्टल कवरेज का विस्तार करने के लिए सरकार 30,000 करोड़ का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का विस्तार करने के लिए 30,000 करोड़ आवंटित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें फसलों के अतिरिक्त कृषि परिसंपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए बीमा कवरेज का विस्तार किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया, जिससे अगले वर्ष की शुरुआत में उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने की उम्मीद है। हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण मुंबई दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर। द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि 2019 में भारत में लगभग 1.6 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया। भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी। सीमा विवाद सुलझाने को चीन भूटान में समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर नामक एक पहल आरंभ की है, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय नीलगिरी तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। 25 करोड़ के बजट वाली यह परियोजना नीलगिरी तहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों का समाधान करना चाहती है। इस परियोजना का शुभारंभ चेन्नई के सचिवालय में हुआ, जहां मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस अनोखी प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों को पुस्तकें भी वितरित की। पहले ब्लैक एशियन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महान स्पिनर और पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में निधन। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI ने आधिकारिक तौर पर 2023 के लिए भारतीय पैनोरमा चयन की घोषणा की है, जिसमें 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। इन सिनेमाई रत्नों को गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर बनी अस्पताल सेवा महानिदेशक। भारत और मलेशिया ने अभ्यास हरिमाओ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण शुरू किया। भारत के उमरोई छावनी में आयोजित इस संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। भारत की उन्नति हुडा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 जीता। चेतन भगत को एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।